हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज इस वीडियो में हम गेट 2024 में ओडी से जितने क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो गेट 2024 में ओडी से टोटल 5 क्वेश्चंस था, जहां से टोटल 9 मार्क्स आए थे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि इफ y1 एंड y2 आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द ओडी। तो ये जो ओडी आपके पास गिवन है, ये ओडी क्या है? ये ओडी आपका नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास दो एलआई सॉल्यूशन होती है। ठीक है, एक एलआई सॉल्यूशन आती है आपका करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। तो करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से एक सॉल्यूशन आती है और दूसरा सॉल्यूशन आती है आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल से। ठीक है, और ये दो सॉल्यूशन हमेशा एलआई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन है कि y1 y2 आर टू डिफरेंट सॉल्यूशन। तो ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो डिफरेंट ये वर्ड देखने के बाद ये दिमाग में आएगा कि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कि ऐसा भी हो सकती है कि y1 इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि y1 एंड y2 आर डिस्टिंक्ट, मतलब y1 इज नॉट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2। अगर हम फर्स्ट केस को कंसीडर करें कि y1 इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ y2, तो ये देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन आपने बोला है कि दोनों एलआई सॉल्यूशन आती है नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास, और दोनों सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं होगा। एंड इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये हो गया। फिर जब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके पास आ गया, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो y इज इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2y2। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है y1 y2 का, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। कब होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा इफ जो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स है, वो सम ऑफ द कोएफिशिएंट अगर 1 आ जाए, फिर ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस केस के लिए कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जनरल सॉल्यूशन होती है, लेकिन नॉन होमोजीनियस केस में जनरल सॉल्यूशन होने के लिए सम ऑफ द कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से आपको चेक करना है कि y1 y2 का जो कोएफिशिएंट है उसका सम चेक करना है। तो फर्स्ट केसेस में यहाँ पे क्या आएगा? सम c1 प्लस c2। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट का सम आएगा वो क्या आएगा आपका 1 प्लस c माइनस c, ये 1 आएगा। यहाँ पे आएगा आपका c प्लस 1 माइनस 1, तो ये c आएगा। यहाँ पे आएगा आपका c1 प्लस c2 प्लस c1 माइनस c2, तो 2c1 आएगा। तो यहाँ पे c1 c2 रियल नंबर से आ रहा है, c1 c2, तो इसका सम भी रियल नंबर होगा। तो ये ऑप्शन डिस्कट हो गया। ये 1 है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये c है, c तो रियल नंबर से आएगा तो ये भी डिस्कट हो जाएगा। नेक्स्ट 2c1 भी रियल नंबर से आएगा तो ये भी डिस्कट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पे पूछा है कि कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक आईवीपी आपके पास गिवन है। ठीक है, फिर दोनों स्टेटमेंट दिया है कि आईवीपी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। एंड दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द आईवीपी इज बाउंडेड ऑन इट्स मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आईवीपी का यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। और चेक कहाँ पे करना है? पूरा के पूरा आर पे चेक करना है। तो जब आर पे चेक करना होगा तो अब इस टाइम आपको लगाना होगा ग्लोबल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, फिर उसके बाद वो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी होगा, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ग्लोबल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको कंसीडर करना होता है एक स्ट्रिप। यहाँ पे ओमेगा क्या कंसीडर करा है कि
क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्रॉस आर। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाना है कि पूरा के पूरा आर पे आईपीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो मुझे इसी केस में ओमेगा को R2 ये चूज करना होगा। ठीक है, फिर जो कंडीशन ओमेगा के ऊपर लिखा है वो हम सारे R2 के ऊपर चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आईपीपी गिवन है ना, मैं इसको पहले यहाँ पे y एंड t के हिसाब से है, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं x एंड t के फॉर्म में लेकर चली जाती हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, x टेस्ट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 0 0। तो यहाँ पे देखो जो टी नॉट एक्स नॉट जो इनिशियल पॉइंट है ये ओमेगा के अंदर रहेगा, इंटीरियर होगा डेफिनेटली, 0 0 तो R2 के अंदर होगा। फिर आपको चेक करना है कि जो फंक्शन एफ है, एफ क्या है, एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एफ टी एक्स। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी एक्स दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो फंक्शन एफ टी एक्स है, एफ टी एक्स को कंटिन्यूअस होना है ओमेगा के अंदर, डेफिनेटली एफ टी एक्स कंटिन्यूअस है, इसका कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कंटिन्यूअस फंक्शन है पूरा के पूरा R2 पे। फिर इसके पास कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव भी होगा और वो पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एफ एक्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपका यहाँ पर बाउंडेड भी है, एफ एक्स बाउंडेड भी है। ठीक है, तो एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है। तो यहाँ पे सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ग्लोबल एग्जिस्टेंस एंड यूनियस थ्योरम। देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम दिस कॉची प्रॉब्लम के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मैंने यहाँ पे ए बी को पहले आर चूज कर लिया था क्योंकि ओमेगा मेरा R2 था, तो यहाँ पे पूरा के पूरा आर पे यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे 1 फॉल्स है और यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 फॉल्स है, तो सी एंड डी डिस्कार्ड हो गया। अब देखना पड़ेगा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द आईपीपी इज बाउंडेड ऑन इट्स मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। सबसे पहले यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसे आईपीपी के पास एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, पूरा के पूरा आर पे, पूरा का पूरा आर पे इसका एग्जिस्टेंस है। अब ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो सॉल्यूशन बाउंडेड होगा या फिर नहीं ये चेक करना है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन इज आपके पास यहाँ पे एक्स टी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो एक्स टी है आपका सॉल्यूशन। अब एक्स टी का बाउंडेड होगा या फिर अनबाउंडेड होगा ये हमें चेक करना है। तो इसीलिए देखो आप एक्स टेस्ट जो चीज आपके पास गिवन था ये था ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हो कि ये एक्स टेस्ट ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, या फिर आप ग्रेटर इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में ये ग्रेटर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक्स टेस्ट अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पे, तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो ना कि एक्स टी जो फंक्शन है ये एक्स टी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर एक्स टी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका जो एग्जिस्टेंस है पूरा के पूरा आर है, तो जब आप आर की तरफ जाओगी तो इसका आईपीपी का जो सॉल्यूशन है ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो एक्स टी है ये आपका अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसीलिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस प्रॉब्लम के लिए अब जो सेकेंड स्टेटमेंट का जो अनदर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, मैंने क्लास में बताया था बाय यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से मैंने बताया था, आप वहाँ पे जो सॉल्यूशन मैंने बताया था उसी तरीके से भी आप सोच सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स जो नॉन डायगोनलाइजेबल है एंड रियल मैट्रिक्स है। ठीक है,
तो ये एक रियल मैट्रिक्स है विथ ए रियल आइगन वैल्यू। तो एक आइगन वैल्यू है लैम्डा जो आपके पास रियल आइगन वैल्यू है, ठीक है। एंड इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर है v करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा। तो इसका मतलब ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और देखना होगा कि ये आपके पास रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, और लैम्डा आपके पास रियल आइगन वैल्यू है। तो एनदर आइगन वैल्यू अगर लैम्डा 1 है तो मैं मान लेती हूँ कि जो एनदर आइगन वैल्यू है लैम्डा 1, वो लैम्डा 1 भी आपका रियल नंबर से आएगा क्योंकि ये आपका रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल होगा कि एक केसेस में आएगा कि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 1 और दूसरा केस में आएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। फर्स्ट केस में अगर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 1 हो जाएगा और ए अगर आपके पास रियल मैट्रिक्स है और लैम्डा एंड लैम्डा 1 दोनों रियल आइगन वैल्यू हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज डायगोनलाइजेबल, है ना। तो ए डायगोनलाइजेबल हो जाएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे ए नॉन डायगोनलाइजेबल बोला है। तो डेफिनेटली ये जो फर्स्ट केस है ये डिस्कट हो जाएगा, तो दूसरा केस 2 हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। तो इसका मतलब आपके पास दोनों आइगन वैल्यूज ही लैम्डा आएगा। तो यहाँ से आप जाएगा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन एक आइगन वेक्टर गिवन है आपके पास लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, सो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है आपका 1। और यहाँ से भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि ए एम नॉट इक्वल्स टू जी एम है, सो यहाँ से भी ए नॉन डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा है। आप यहाँ पे पूछा है कि which of the following is the general solution of the system y dash is equal to ay। तो y dash is equal to ay के लिए जनरल सॉल्यूशन कौन होगा, यहाँ आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब एक आइगन वेक्टर आपको मिला है और दोनों यहाँ पे आइगन वैल्यू मिला है, मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक आइगन वेक्टर की डेफिशिएंसी है। अगर ऐसे केस आएगा कि एक आइगन वेक्टर की डेफिशिएंसी है तो उसी केस में आपको निकालना पड़ेगा जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, ठीक है। फिर जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने के बाद आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो, y डैश इज इक्वल टू ए वाई जो सिस्टम है उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर कैसे होती है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर सेटिस्फाई करती है ये डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई करती है ए माइनस लैम्डा आई टू इंटू यू इज इक्वल टू वी, जहाँ पे u जो है u इज जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, ठीक है। ये आपका जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर u निकालने के बाद आपको लिखना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू ए वाई इज क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आप इस तरीके से आप लिख सकते हो कि कैपिटल Y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर लैम्डा टी, ठीक है, v प्लस C2 इंटू ई टू द पावर लैम्डा टी इंटू वी टी प्लस यू, ठीक है, जहाँ पे v आपका आइगन वेक्टर था एंड u था आपका जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर एंड t मल्टीप्लाई होगा आइगन वेक्टर के साथ, ठीक है। और आप यहाँ पे एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपने तो इसको जनरल सॉल्यूशन बोल दिया है, मतलब आपने यहाँ पे दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ना। अब आपको चेक करना है कि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या फिर नहीं, ये दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए क्योंकि आपका जो v है एंड वी टी प्लस यू ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि इस वेक्टर में आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और ये आपका कांस्टेंट वेक्टर है। तो कभी भी कांस्टेंट वेक्टर लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिपेंड नहीं हो सकता, इसीलिए दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई ये दो जो सॉल्यूशन आया है ये दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एंड जनरल सॉल्यूशन इन दोनों सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एज इट इज जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर भी सेम चीज लिखा है, ठीक है, जहाँ पे यू आपका एक 2x1 कॉलम वेक्टर है और वो 2x1 कॉलम वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइगन वैल्यूज ऑफ द स्टर्म लिओविली प्रॉब्लम। तो एक स्टर्म लिओविली प्रॉब्लम गिवन है, तो इसका आइगन वैल्यूज आपको फाइंड करना है, ठीक है।
तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने से पहले एक बार आपको ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा। ऑप्शन में सारे लैम्डा इज आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लैम्डा लेस देन 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0 की केसेस कंसीडर करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट लैम्डा को ग्रेटर देन 0 चूज करके आइगन वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, तो लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, जहाँ पे म्यू क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 क्वांटिटी है एंड रियल नंबर से आएगा। फिर अगर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर चूज करोगी तो वाई डबल लेस्ट प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 sin म्यू एक्स, ये आएगा सॉल्यूशन। फिर अब यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन था वो बाउंड्री कंडीशन लगा दो। अच्छा, यहाँ से y डस्ट क्या आएगा, y डस्ट इज इक्वल टू म्यू इंटू माइनस c1 sin म्यू एक्स प्लस c2 cos म्यू एक्स। ठीक है, फिर y0 इज इक्वल टू y डस्ट 0, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा c1 इज इक्वल टू म्यू इंटू c2। एंड जो दूसरा बाउंड्री कंडीशन है कि y ऑफ पाई इज इक्वल टू y डैश ऑफ पाई, यहाँ से क्या आएगा c1 cos म्यू पाई प्लस c2 sin म्यू पाई, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ c1 म्यू sin म्यू पाई प्लस म्यू c2 cos म्यू पाई। ठीक है, तो यहाँ से आएगा c1 माइनस ऑफ म्यू c2 cos म्यू पाई प्लस c2 प्लस c1 म्यू इंटू साइन म्यू पाई, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे c1 इज इक्वल टू म्यू c2 ऑलरेडी आपके पास है, तो यहाँ पे cos म्यू पाई का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका c2 प्लस c1 की प्लेसेस पर आपने रखो म्यू c2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू स्क्वायर c2 इंटू साइन म्यू पाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c2 इंटू वन प्लस म्यू स्क्वायर इंटू साइन म्यू पाई इज इक्वल टू 0। अगर आप c2 को 0 चूज करोगी फिर यहाँ से आपका c1 भी 0 आएगा, फिर यहाँ से आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और इसके साथ साथ आप 1 प्लस म्यू स्क्वायर तो हमेशा नॉन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि म्यू स्क्वायर आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपको साइन म्यू पाई को ही 0 करना पड़ेगा। ठीक है, साइन म्यू पाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर म्यू बिलोंग्स टू एन है तो आपने लैम्डा को म्यू स्क्वायर चूज करा था, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर लैम्डा की वैल्यूज क्या हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, तो इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 है एंड ऑप्शन डी यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 4 है, तो ये दो ऑप्शन आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस। यहाँ पे देखो, ये एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये कॉची ऑयलर फॉर्म का है। ठीक है, ये कॉची ऑयलर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे कॉची ऑयलर फॉर्म को पहले सॉल्व करो, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन बोला है। तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डस्ट माइनस 2x वाई डस्ट प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड पुट करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस टू थीटा प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज इक्विवेलेंट टू x पी डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से आएगा थीटा माइनस 1 इंटू थीटा माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा c1x प्लस c2x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, y ऑफ 1 माइनस वाई डस्ट 1 दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y डस्ट क्या आएगा c1 प्लस 2c2x, तो इस कंडीशन से क्या आएगा c1 प्लस c2 माइनस c1 माइनस 2c2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा c2 का वैल्यू माइनस 1। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन y ऑफ 2 माइनस k इंटू वाई डस्ट 2 दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा
2c1 प्लस 4c2 माइनस k इंटू kc1 माइनस 2kc2 4kc2 दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब c2 का वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है, तो यहाँ पे 2 माइनस के इंटू c1 माइनस ऑफ 4 प्लस 4k दिस इज इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन आने के बाद आप यहाँ पे क्या पूछा है कि इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। कौन से के लिए? तो इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब आएगा? सबसे पहले यहाँ पे C2 का वैल्यू ऑलरेडी -1 आ गया, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कन्वर्ट होकर इस तरीके से आ गया y इज इक्वल टू c1x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर c1 की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ही करना है, तो दैट्स वाई c1 को आर्बिट्ररी करना पड़ेगा। तो अगर c1 आर्बिट्ररी कर दोगी तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कोएफिशिएंट है उसको 0 कर दो। तो अगर हम 2 माइनस के को 0 कर देंगे, मतलब के का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर c1 आर्बिट्ररी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो k इज इक्वल टू 2 रखने पर आपका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे c1 क्या है, c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो c1 यहाँ पे आर्बिट्ररी हो जाएगा। तो c1 आर्बिट्ररी हो गया, दैट्स वाई जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन था उसके पास इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा वो k का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये था टोटल 5 क्वेश्चंस जो गेट 2024 में आया था। तो इस तरीके से आप लोग PYQs प्रैक्टिस करते रहिए और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।